नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी जितने भी लोग हों, उसमें केवल और केवल एलिजिबल अभ्यर्थी हों। हमने पहले भी इसके पहले भी एक बार एक वीडियो में इस चीज़ को लेकर के बात किया था आप सभी से, और इस चीज़ को लेकर के आयोग में भी बात की गई थी। ये पूरी तरह से पॉसिबल है। आप यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हैं कि मान लीजिए अगर 10,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया डीबी के लिए, और सपोज दैट इसमें से केवल मैं यहाँ पर 1,000 मान करके चलता हूँ कि 1,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन उनके मार्क्स अच्छे हैं रिटन एग्जाम के आधार पर, तो उनको डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। अब अगर ये लोग एलिजिबल नहीं है तो इनको तो पता है पहले से, बट आयोग को नहीं पता है। आयोग कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाते हैं। बहुत सारी भर्तियों में इवन आप देखेंगे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या बिहार शिक्षक भर्ती हो गई, ऐसे बहुत सारी भर्तियां जहां पर डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड करवाए जाते हैं ताकि उन्हीं अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका मिले जो एलिजिबल हो। तो यहाँ पर अगर ये लोग न रहें तो इनके स्थान पर 10,000 अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, बाकी जो 10,000 में जो 9,000 लोग होंगे उनसे भी तो मेरिट बन सकती है। फ़र्क ये पड़ता है कि जितने भी अभ्यर्थी, जैसे ये होता है ना, किसी कैटेगरी में अभ्यर्थी कम, किसी कैटेगरी में अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं, कैटेगरी वाइज ही अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होते हैं, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि किसी कैटेगरी में कट ऑफ कम चली जाए अगर यहाँ पर केवल एलिजिबल अभ्यर्थियों को ही मौका मिले तो। सेकेंड चीज़ ये होती है ना, जितने लोगों को मौका दिया गया डीबी के लिए, आवश्यक नहीं होता है कि सभी लोग डीबी कराएं या फिर सभी के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वही पाए जाए जिस कैटेगरी से या फिर जिस तरह से उन्होंने अप्लाई किया हो। तो बहुत फर्क भले ना पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क निश्चित रूप से पड़ेगा अगर केवल और केवल एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए। बाकी देखिए, रिजल्ट को लेकर के हमने बहुत पहले आपको बता दिया था, आपके एग्जाम होने के लगभग 3-4 दिन बाद ही हमने आप सभी को बता दिया था। वही चीज़ें आज भी हम आप सभी के लिए रिपीट करेंगे कि आपका रिजल्ट दिसंबर महीने में आने के 100% चांस है। पहले आप सभी को जनवरी फरवरी बताया गया होगा कुछ लोगों की तरफ से, फिर जब दिसंबर हम बताने लगे सारे लोग दिसंबर बता रहे हैं। कट ऑफ भी हाई बताई जाती है, लेकिन कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी, बट कट ऑफ बहुत कम भी नहीं जाने वाली है। सीटें बहुत कम है, शुरू में कुछ कम। अब आप सभी लोगों के मार्क्स नहीं पता चल पाते हैं, जितने लोगों ने आप लोगों ने बता रखा है, चाहे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके, या फिर आप में से बहुत लोगों ने कॉल भी किया है हमें। तो लगभग जितना डाटा हमारे पास है उसके आधार पर हमने आपको कट ऑफ बताया था एक्सपेक्टेड, बट कट ऑफ थोड़ा सा प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है। किसी कैटेगरी में थोड़ा सा कम भी हो जाए, किसी कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए। जैसे हमने जनरल के लिए आप सभी को जो फाइनल मेरिट लिस्ट हो सकती है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के इसलिए चर्चा अभी नहीं कर रहे थे कि एक बार रिजल्ट पे काम होना स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा सा वहाँ से आइडिया लग पाता है कि हाँ, कितने अभ्यर्थी किस प्रकार से हैं, किस कैटेगरी में हैं, कितने मार्क्स एवरेज आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, आधा नंबर का प्रभाव पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। और आप लोग बिल्कुल ये मान करके न चलें कि हाँ फर्स्ट शिफ्ट के नंबर घटेंगे या सेकंड शिफ्ट के बढ़ेंगे। ये हमारा आपका एनालिसिस हो सकता है, बट जो रियल एनालिसिस तब होगा जब आयोग में ओएमआर शीट की स्कैनिंग होगी। वहाँ पे देखा जाएगा किस शिफ्ट में कितने एवरेज नंबर आ रहे हैं, उसी के हिसाब से दोनों शिफ्टों के लेवल बराबर करने के लिए सिर्फ उतने ही मार्क्स घटाए या बढ़ाए जाते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली पहले से हम लोग नहीं बता सकते हैं, या फिर आप में से कोई भी, मतलब यहाँ पर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, हमें नहीं पता चल पाएगा अभी। लेकिन एक बार जब स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद फिर एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके आधार पर चीज़ें बिल्कुल डिसाइड होंगी कि हाँ लगभग इतना प्रभाव पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से लगभग आधा नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। पेपर के लेवल में डिफरेंस था, बट बहुत अधिक डिफरेंस नहीं था, तो लगभग आधा नंबर या पौना नंबर, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप में से जो भी कैंडिडेट्स बिल्कुल बॉर्डर पे होंगे, मतलब जैसे मान लीजिए हम ओबीसी कैटेगरी में है सपोज दैट, और हमारे नंबर मान लीजिए यहाँ पर 48 है, 49 है या 50 है, और हम फर्स्ट शिफ्ट में हैं, तो बिल्कुल हमें डर लग रहा होगा कि पता नहीं हमारा क्या होगा। डीबी के लिए तो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, डीबी के लिए कट ऑफ या मेरिट कम से कम 4-5-6 नंबर कम जाएगी। यानी अगर आपके 44 हैं, 43 हैं, 45 हैं, तो आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होना आवश्यक है। इसी तरह से एससी कैटेगरी में अगर आप हैं, अगर आप 40 के आसपास है तो भी आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, बट जो फाइनल कट ऑफ मेरिट होगी वो 5 नंबर ज़्यादा गई, 6 नंबर ज़्यादा गई, 4 नंबर ही ज़्यादा गई, कुछ कह ही नहीं सकते। हो सकता है शिफ्ट 2 में 5 नंबर 45 पे सिलेक्शन हो गया, हो सकता है शिफ्ट 1 में 46 पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक हम सर्वे रखने वाले हैं अलग अलग, दोनों शिफ्टों के लिए अलग अलग रखेंगे कैटेगरी वाइज, तो आप लोग प्लीज़ उस सर्वे में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। सर्वे का लिंक आप हर जगह शेयर कर दीजिएगा। हम चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है 34,995 सभी लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करें।
उसके आधार पर बिल्कुल चीज़ें एकदम एग्जैक्टली आपके सामने आ जाएंगी। और बिल्कुल आप लोग जो आपके मार्क्स जितने भी होंगे नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, आप उसी पे पोल पे आप क्लिक करिएगा, उसी को आप सेलेक्ट करिएगा, उसी पे आप वोट करिएगा, ताकि बिल्कुल सही सही वहाँ से पता चल सके कि हाँ लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। संशोधित आंसर की आपकी आ जाएगी बहुत जल्दी, उसमें समय नहीं लगेगा। और हमने आप सभी को बताया था कि दीपावली से पहले भी आ सकता है, बट चांस थोड़े कम है। और चांस अगर बनेंगे, अगर आने वाला होगा तो आप सभी को 1-2 दिन पहले बता दिया जाएगा, बट अभी जो अपडेट है उसके हिसाब से चांस थोड़े कम है। दीपावली के तुरंत बाद आपको देखने को मिल जाएगा, या हो सकता है दीपावली के पहले भी देखने को मिल जाए। इसी तरह से आपका रिजल्ट भी दिसंबर में आ जाएगा, बट दिसंबर में कब तक आएगा, दिसंबर के शुरुआत में, मिड में या फिर लास्ट में, तो ये चीज़ें आपको अभी बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। थोड़ा सा आप सभी समय देंगे, जो भी जैसे भी जानकारी आगे की मिलती रहेगी वही चीज़ें आपको बताते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो एलिजिबिलिटी संबंधी चीज़ें, जब इसको लेकर के हमने पहले भी एक बार बात किया था, हमारे पास बहुत लोगों ने कॉल मैसेज किया था कि हमारा ये सब्जेक्ट है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एजुकेशन से हमने स्नातक किया है, या फिर हम बीएड बीटीसी वाले भी बहुत लोग हैं, बीएड बीटीसी के बहुत लोग हैं, या फिर कुछ अलग सब्जेक्ट है। चूँकि आप सभी जानते हैं दोबारा पोर्टल खोलने की बात चल रही थी, प्रपोजल गया था गवर्नमेंट के पास, विभाग के तरफ से आयोग ने सिर्फ पत्र लिखा था, लेकिन वो विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी आगे की। प्रपोजल गया वहाँ पे, लेकिन वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। नोटिफिकेशन आ चुका था, ये भर्ती पूरी करानी थी गवर्नमेंट को, तो इसलिए भर्ती में आगे का प्रोसेस बढ़ा दिया गया। अगर सामान्य स्नातक मांगा गया होता तो उस स्थिति में भी स्नातक कोर्स ही लिए जाते। बीएड बीटीसी, जैसे बीटीसी डीएलएड आपका डिप्लोमा कोर्स हो गया, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। मान लीजिए आप सोचेंगे कि जो सब्जेक्ट उसमें मांगा गया है वो सब्जेक्ट हमने भी पढ़ा है, लेकिन वो सब्जेक्ट वहाँ पे किस तरह से मांगा गया है कि स्नातक होना चाहिए कला वर्ग में। अब आपने कोई और पढ़ाई पढ़ी है, अगर आपने वही सब्जेक्ट पढ़ रखा है वहाँ पर, तो उससे मतलब नहीं होगा। यानी आपने भी स्नातक किया हो, बिल्कुल नोटिफिकेशन के अनुसार जो जो विषय मांगा गया है वो विषय, चाहे 1 साल हो, मैं ये चीज़ें बिल्कुल शुरू से आप सभी से कह रहा हूँ, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, बाकी लोगों को बताने दीजिए। उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, सही चीज़ें लोग पता नहीं करना चाहते हैं, बताते रहते हैं, और नुकसान आप लोगों का होता है। बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे एलिजिबल होने के बावजूद, बस यही सुनने के चक्कर में। ठीक है, तो 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, बट वो विषय आपके स्नातक में होना चाहिए। 3 साल की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मार्कशीट होना चाहिए। डिग्री के स्थान पे आप प्रोविजनल भी ले सकते हैं। प्रोविजनल कैसे मिलता है, बहुत आसान प्रक्रिया है, 1 घंटे में बन जाएगा। 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर फिर आपको अपने डिग्री को ले लेना होगा और उसको आपको जमा करना होगा, वेरीफाई करवाना होगा, बट मार्कशीट आपकी 3 साल की होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एक भैया का किसी का मैसेज आया था, बात भी उनसे हमारी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो होम साइंस है, या फिर बीएससी नाम से, होम साइंस छोड़िए, होम साइंस वाले बहुत सारे सिस्टर आप लोगों में होंगे जो कि स्नातक है उनका कला वर्ग से, बट इसमें मान लीजिए हम बीएससी किए हैं, ठीक है। जब नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिख करके आ गई कि उसमें हम केवल कला स्नातक वर्ग को ही लेना है, ये सब चीज़ें थी, ये बहुत पुराने जो नियमावली है उसको बदलना भी तो नहीं चाहते हैं ये लोग, उसको बदल देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती हो रही थी टीजीटी बीजीटी की, समझ लीजिए कि पेपर में आप लोग पढ़े भी होंगे कि 100 साल पुराने नियम से भर्ती हो रही है। अरे पहले कौन से कोर्स चलते थे, अब तमाम नए नए कोर्स चलने लगे हैं, तो कम से कम बदलाव किया जाना चाहिए। अगर बदलाव किया गया होता तो आज आप में से बहुत सारे लोग भर्ती के लिए, आपको सोचना नहीं पड़ता कि हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। डीबी के समय आपको पता चलेगा कि हम एलिजिबल है कि नहीं, या फिर डीबी का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो पुराने नियमावली से भर्ती होने की वजह से यहाँ पे सारी दिक्कतें आई हैं, नहीं तो कम से कम सबको क्लियर होता। हालांकि दिक्कत तो आप देखेंगे, कुछ मेल यानी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने भी आवेदन कर दिया था 1000 के लोगों के आसपास, हालांकि उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वो तो बात की बात है कि सब कुछ क्लियर होने के बाद भी कुछ लोग आवेदन कर देते हैं। पता है कि ये भर्ती सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उसके बाद भी कुछ मेल कैंडिडेट्स ने भी आवेदन कर दिया था। तो जो हम आवेदन करते हैं ना उसमें भी ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अगर फीमेल के लिए भर्ती, फिर उसमें मेल का ऑप्शन ही ना आए, जो विषय हमें चाहिए बस वही विषय का ऑप्शन आए, जो एज लिमिट चाहिए बस उतनी ही एज लिमिट उसमें रखी जाए, उसका ऑप्शन रखा जाए। लेकिन अब इतना बदलाव जब आयोग करे तो एनआईसी के माध्यम से ये चीज़ें हैं ना, इतना अगर बदलाव कर दें, सब कुछ चीज़ें सही तरीके से हो जाए, डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड करवा लें, कोई दिक्कत किसी को होना ही नहीं है। हम एग्जाम दे लें, डीबी करा लें, फिर लास्ट में हमें पता चले कि हम भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं थे, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और जिनको मौका मिल सकता था उन अभ्यर्थियों के स्थान पे उनको भी मौका नहीं मिलता, यानी दोनों तरफ से दोनों अभ्यर्थियों का नुकसान होता है। जो एलिजिबल है उनका भी नुकसान होता है, जो एलिजिबल नहीं है तो उनको तो बाद में पता चलेगा कि हम एलिजिबल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे नंबर लाने के बावजूद फिर सिलेक्शन न होने पर उन्हें भी बहुत दुख होता है। तो ये चीज़ें पहले ही बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था आयोग की तरफ से। तो आप में से जो भी लखनऊ के आसपास के आप अभ्यर्थी हो तो आप प्लीज़ जाकर के आयोग में, चाहे एलिजिबिलिटी संबंधी चीज़ें हो या डीबी के लिए केवल एलिजिबल अभ्यर्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाए, तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर के आयोग के सचिव सर से बात करिए। 100% उसमें उम्मीद है कि आपके
आप ये जो मांग करेंगे इस पर कार्रवाई होगी, इस पर चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें आयोग के स्तर से हैं, इसमें वो बदलाव कर सकते हैं। बाकी जिनको ज़रा भी डाउट लग रहा है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप प्लीज़ आयोग चले जाएँ। लखनऊ के अगर आप आस-पास के हों तो आप चले जाइए, बिल्कुल आप लोग क्लियर हो सकते हैं, आस-पास हो सकते हैं, ताकि आपको कम से कम पता रहे कि हम भर्ती के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। बाकी देखिए हमारी पूरी कोशिश होती है और हमेशा कोशिश रहेगी कि जो भी सही जानकारी हो, सही अपडेट हो, तभी आप सभी को वही चीज़ें हम बताएँ, और जब कोई अपडेट मिले तभी आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ शेयर कर दिया करें, ताकि सभी तक सही जानकारी सभी को मिलती रहे, आप सभी को मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी आप सभी कर दिया करें। धन्यवाद।